Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Students, आज के लेक्चर में हम माइटोसिस की जो फेजेस हैं लाइक मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फाइनली जो साइटोकाइनेसिस है, इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम माइटोसिस की जो फेजेस हैं लाइक मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फाइनली साइटोकाइनेसिस, इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन से। सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, उसमें हमारे पास स्टेटमेंट है The chromosomes arrange themselves along the equator of the cell in phase, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस फेज़ में अपने आप को सेल के इक्वेटर के अलोंग जो है वो अरेंज करते हैं। अब हमने देखा था जब माइटोसिस की फेजेस को एक्सप्लेन किया तो उसमें लाइक ये हमारे पास सेल है, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में अरेंज होते हैं। जस्ट लाइक दिस वन। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेल के इक्वेटर के साथ अरेंज होते हैं। अब ये किस फेज़ में अरेंज होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट जो है प्रो फेज़। तो प्रो फेज़ में जो है क्रोमोसोम्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज नहीं होते, तो ये फिनोमिना जो है ये प्रो फेज़ में नहीं होता। सेकंड है हमारे पास मेटाफेज़। मेटाफेज़ में हमने एक्सप्लेन किया था कि इसमें एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हमने नाम दिया था मेटाफेज़ प्लेट। और इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी में हम देखते हैं एनाफेज़। तो एनाफेज़ में क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं उनकी सेपरेशन होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। टीलोफेज़ में जो है क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच जाते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर बचता है वो क्या है? मेटाफेज़। यानी मेटाफेज़ में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज करते हैं, तो हमारा आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी। सेकेंड एमसीक्यू में हम बात करते हैं विच फेज इज़ अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, यानी प्रोफेज में जो जो माइटोटिक इवेंट्स होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट कौन से वाली फेज में होते हैं। प्रोफेज में हम कहते हैं कि न्यूक्लियस ब्रेक करता है, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक कर जाता है। फिर क्रोमेटिन जो है वो एक अरेंज्ड फॉर्म में आकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। तो ये हमारे पास प्रोफेज के कुछ मेजर इवेंट्स हैं। अब हमने देखना कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट किस में होते हैं। इंटरफेज जो है ये एम फेज़ का पार्ट नहीं है, ये सेल साइकिल की एक फेज़ है, तो इंटरफेस हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड है हमारे पास मेटाफेज़। तो मेटाफेज़ में अभी हमने एमसीक्यू नंबर 1 में एक्सप्लेन किया कि इसमें मेटाफेज़ प्लेट बनती है।
यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सी है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में हमने बात की कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फाइनली हमारे पास बचता है टीलोफेज, तो हमारा आंसर जो है टीलोफेज है। अब हम देखते हैं कि टीलोफेज जो है वो प्रोफेज के बिल्कुल ऑपोजिट कैसे है। टीलोफेज में जो है न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियस फॉर्मेशन होती है, और इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म नॉन एज क्रोमेटिन। तो अब आप देखें कि प्रोफेज में जो इवेंट्स हैं, टीलोफेज में जो इवेंट्स हैं उनके बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। अब हमारा आंसर क्या है? टीलोफेज। थर्ड एमसीक्यू में हम देखते हैं इन एन एनिमल सेल, यहाँ किसकी बात हो रही है? एनिमल सेल की। साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अकर्स बाय अ प्रोसेस नॉन एज, यानी जो साइटोकाइनेसिस है एनिमल सेल्स में वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? हमारे पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है हमारे पास रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स जो हैं वो अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है उसको बनाते हैं, तो इसको हम साइटोकाइनेसिस नहीं कह सकते। ये जो लॉस्ट बॉडी पार्ट बनता है ये माइटोसिस के थ्रू ही बनता है, यानी सेल्स जो हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट होता है जो कट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से कट हो चुका होता है, उसको रिप्लेस करते हैं। तो रीजनरेशन की हमारे पास एग्जांपल है, हम कहते हैं सी स्टार। तो ये हमारा आंसर नहीं है रीजनरेशन वाला। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन का जो फिनोमिना है हमने एक्सप्लेन किया था कि ये प्रोकैरियोट्स में होता है, जबकि एनिमल सेल्स जो हैं वो किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में। तो ये भी बाइनरी फिशन का जो फिनोमिना है इसको भी हम क्या कहते हैं? ये हमारा आंसर नहीं है। सी में हम देखते हैं क्लीवेज। क्लीवेज हम कहते हैं कि एक क्लीवेज फ्रो डेवलप होती है पेरेंट सेल में, इस तरह से। इसको हम क्या कहते हैं? क्लीवेज फ्रो। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये हमारे पास जो न्यू सेल्स आए हैं ये क्या है? डॉटर सेल्स। और इनके सेंटर में जो है वो क्या है? न्यूक्लियस है। तो साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल्स में जो फिनोमिना होता है वो क्लीवेज फ्लो का होता है, या क्लीवेज हम कहते हैं। तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन सी। फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन डी है इसको भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है ये क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल में फिनोमिना होता है। प्लांट सेल ने जब 2 सेल्स में डिवाइड करना होता है
तो उसके सेंटर में जो है वेसिकल्स आकर अरेंज होते हैं और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। और ये हमने क्या कहा, किन में होता है, प्लांट्स में। जबकि स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया है, एनिमल सेल्स में। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, क्लीवेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है। इसमें हम स्टेटमेंट को देखते हैं। इन प्लांट सेल, अब प्लांट सेल में पूछा गया है, साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ, प्लांट्स में जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो कैसे होती है। तो अगेन रीजनरेशन जो है ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये एनिमल्स में होती है। ठीक है, हम कहते हैं रीजनरेशन किन में होती है, एनिमल्स में। तो हम बात किन की कर रहे हैं, प्लांट्स की। तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट बाइनरी फिशन है, ये किन में होती है, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो प्लांट्स नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्लीवेज जो है ये हमने बात की किस में होती है, एनिमल्स में। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फाइनली हमारे पास बचता है फ्रेगमोप्लास्ट, तो ये हमारा आंसर है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्लांट सेल के सेंटर में जो वेसिकल्स हैं वो आकर अरेंज होते हैं और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया फ्रेगमोप्लास्ट का। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है, न्यूक्लियस इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग, नीचे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इंटरफेज, माइटोटिक फेज, प्रोफेज, एनाफेज। अब इसमें पूछा कि न्यूक्लियस जो है वो किस फेज में विजिबल नज़र आता है अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी जब आप सेल को स्टडी करते हो, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हो, तो इनमें से किस स्टेज में जो है या फेज में अगर सेल होगा तो आपको न्यूक्लियस जो है क्लियरली नज़र आएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इंटरफेज। इंटरफेस हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें सेल जो है उसमें ना तो कैरियोकाइनेसिस होती है ना ही साइटोकाइनेसिस होती है। इसमें सेल जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है सिंथेसिस के लिए अपने आप को। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोटिक फेज। तो चूंकि माइटोटिक फेज में जो है न्यूक्लियर इन्वेलप वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। जब न्यूक्लियर इन्वेलप ही ब्रेक कर जाएगा तो न्यूक्लियस जो है वो विजिबल नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। प्रोफेज जो है इसमें भी न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक कर जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब जो एनाफेज है, एनाफेज में हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं, यानी न्यूक्लियस इसमें भी ब्रेक किया हुआ है। तो ये भी हमारा आंसर जो है वो नहीं है। फाइनली हमारा जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो क्या है, इंटरफेज। अब हमारा आंसर क्या होगा, इंटरफेज। कि इंटरफेज में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो विजिबल होता है। आप उसको सीवी स्टेनिंग के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। सीवी स्टेनिंग मीन्स क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग मेथड। तो आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर सकते हो। या हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग जो स्टेट है उसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो विजिबल होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग। अब नीचे हमारे पास फेजेस हैं कि क्रोमोसोम्स अब जो हैं वो किस फेज़ में क्लियर नज़र आते हैं।
स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। किस फॉर्म में, क्रोमेटिन की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं लूज थ्रेड लाइक फॉर्म। अब सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स है। तो उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए ज़रूरी है कि वो साइटोप्लाज्म में हो। अब कौन सी ऐसी फेज़ है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक कर जाएगा और जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और अरेंज होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है G0 फेज़। तो ये तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक इनएक्टिवनेस की स्टेट है। सेल्स जो हैं इसमें डिवाइड करना ख़त्म कर देते हैं, यानी रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एम फेज़। एम फेज़ को हम माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। सी ऑप्शन है हमारे पास एस फेज़, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। अब जो हमारे पास एम फेज़ है, एम फेज़ में हम कह लेते हैं कि माइटोसिस है। माइटोसिस में हमने एक्सप्लेन किया कि जो न्यूक्लियस है उसका इन्वेलप ब्रेक कर जाता है और इन्वेलप जैसे ही ब्रेक करता है तो जो उसमें जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है वो अरेंज होकर या ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या है, एम फेज़। यानी एम फेज़ में जो हैं क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। पहले हमने बात की थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस किस फेज़ में विजिबल होगा, इंटरफेज़ में। और क्रोमोसोम्स किस फेज़ में विजिबल होंगे, एम फेज़ में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास MCQ नंबर है 6। इसमें हम कहते हैं ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स वेसिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेली। हमने अभी पहले MCQs में यानी कुछ पहले जो है बात की कि प्लांट्स में जो है सेंटर में वेसिकल्स अरेंज होते हैं और फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। लेकिन ये जो वेसिकल्स हैं ये आ किस ऑर्गेनेली की तरफ से रहे हैं, कौन सी सेल की ऑर्गेनेली जो है वो इन वेसिकल्स को बना रही है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास लाइजोसोम। लाइजोसोम का जो फंक्शन है वो वेसिकल्स बनाना नहीं है, ये बल्कि क्या करते हैं, ये लिटिक एंजाइम्स रिलीज़ करता है। लिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम जो किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमें पता है कि ये भी वेसिकल फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। ऑप्शन सी है हमारे पास गोल्जी अपरेटस, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसमें हमें पता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है या अपरेटस जो है ये वेसिकल्स बनाती है। फाइनली जो हमारे पास ऑप्शन है वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स में हम देखते हैं इनका मेजर काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम्स भी हमारा आंसर नहीं है। फाइनली हमारे पास क्या बचता है, गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस जो है प्लांट सेल्स में वेसिकल्स बनाते हैं और ये वेसिकल्स सेल के सेंटर में आकर अरेंज होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया था फ्रेगमोप्लास्ट का। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब हम स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। यानी टीलोफेज में क्या होता है, हम कहते हैं इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस।
या लास्ट स्टेज है, और माइटोसिस की भी जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी लास्ट स्टेज है। फिर हम कहते हैं इट इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, यानी ये प्रोफेज के बिल्कुल उलट होती है, जैसा कि हमने एमसीक्यूज़ में भी एक्सप्लेन किया था। फिर हम देखते हैं कि जो टीलोफेज है इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप बनता है अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ गए हैं। अब उनके अराउंड जो है न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम कहते हैं क्रोमोसोम्स जो हैं वो अगेन चेंज हो जाते हैं इनटू लूज थ्रेड लाइक फॉर्म नॉन एज क्रोमेटिन। तो ये इवेंट्स जो हैं टीलोफेज में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, यानी जो साइटोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में इसमें डिफरेंस क्या है। एनिमल सेल में अगर बात करें तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है इसमें हम कहते हैं कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, क्लीवेज के थ्रू। जबकि प्लांट सेल जो हैं इसमें वेसिकल्स जो कि डिराइव्ड होते हैं कहाँ से, गोल्जी ऑपरेटस से, वो मूव करके कहाँ आ जाते हैं, मिडल ऑफ द सेल के पास, यानी सेल का जो मिडल है उस पर आकर अरेंज होते हैं। फिर एनिमल सेल्स में हम कहते हैं क्लीवेज फ्लो डेवलप होती है किस जगह पे, वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी, यानी जहाँ पर मेटाफेज प्लेट बनती है, क्रोमोसोम्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज होते हैं, उसी जगह पर क्लीवेज फ्लो डेवलप होना शुरू होती है। जबकि प्लांट्स में हम देखेंगे ये वेसिकल जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क हैं, ठीक है, ये फ्यूज़ कर जाते हैं सेल वॉल के साथ और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट। ये फ्रैग्मोप्लास्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करती है और फाइनली जो है ये सेल वॉल के साथ यानी पेरेंट सेल वॉल के साथ जो है अपना कंटेंट शेयर करती है। और यहाँ पर हमारे पास है एनिमल सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल जो पॉइंट है, द फरो डिपेंड्स, यानी ये जो क्लीवेज फ्लो है ये डीप होती चली जाती है और क्या करती है, एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स, और एक पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने माइटोसिस की जो फर्दर फेजेस थी लाइक मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फाइनली साइटोकाइनेसिस, इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा। आपने इन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से रिमाइंड कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।